देखिए आप लोगों को अभी 2 असाइनमेंट मिलेंगे, ठीक है। 11th का कंप्लीट थ्योरी प्रैक्टिस सीट की कॉपी मिलेगी और 12th की कंप्लीट थ्योरी प्रैक्टिस सीट की कॉपी मिलेगी। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को एजुकेशनल पार्टी मिलेगी, तो आप लोगों को 2 सीट मिल रही हैं, क्योंकि आप लोग सीट जिरोक्स कराने में दिक्कत होती है, बच्चे मैं देख रहा था लड़ रहे हैं, तो आपको सारी सीट जिरोक्स करा के दे जा रहा हूँ टीएसडी की, ठीक है, 11th-12th की। तो सबको अभी सीट मिल जाएगी, दोनों की मिल जाएगी, 11th की भी 12th की भी। तो वो बढ़ती रहेगी, हम लोग थोड़ा सा जो बचा है पहले उसको पढ़ा ले, फिर बाकी बात उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। हाँ, कौन है कहाँ? हाँ, नहीं पार्टी भी मिलेगी, पहले एजुकेशनल पार्टी, फिर उसके बाद आप वाली पार्टी, पहले मेरी वाली पार्टी, फिर बच्चों वाली। हाँ हाँ, उसके बाद, हाँ उसके बाद वैलेंटाइन डे वाली पार्टी कर देंगे। यार इसमें रहता कैसे फैला रखा है। भाई इसने क्या किया है। अरे यार, हाँ हाँ, अरे सब अपना ही है यार, एक्चुअल में बाकी सब दूसरे, मेरा सब है। कल, हाँ कल किसका? आज ना, अच्छा चलो ठीक है, अच्छा ये तेरा 3 बजे वाली जो डीपीपी वो पीपीटी होगी वो मेरी ही होगी ना। यार बांट दो बांट दो। हाँ बेटे, एक है, 2 मिल गई ना, बस ठीक है। तो हो सकता है कम पड़ जाए, तो फिर बाकी बाद में आपको मिल जाएंगी, वैसे कम तो नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत 300 छुपाए, 300 में तो हो जाता है ना 300। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, तो सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का। तो मेरा तरीका एक है कि भाई जिस काम को है पहले काम, फिर कुछ भी करो, तो फोकस रहना बहुत जरूरी है। चलो पढ़ा देता, नहीं तो रह जाएगा यार, तब तक वो बांटते रहेंगे, है ना। कम पड़ जाएंगी इधर मंगवा लो, उधर से खत्म हो जाएंगी, कम पड़ जाएंगे आप लोग मांग लो, क्योंकि 300 छप्पी है, 150 150
तो वैसे वो दे देंगे, आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा आओ अब जल्दी जल्दी पढ़ा दें, क्योंकि आज मोमेंटम मेरा भी ज्यादा नहीं बना है। हाँ यार बच्चे, चलिए देखो अबव प्रिंसिपल के बारे में जल्दी से बताते हैं। तो अबव प्रिंसिपल क्या होता है? आपने पीछे ये पढ़ लिया कि यार इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा। इलेक्ट्रॉन ने ये बता दिया गया कि इलेक्ट्रॉन इस लोकेशन में पाया जा सकता है। अब हमें यह पता करना था कि उस लोकेशन में इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन भरने के तरीकों को कहा जाता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के तीन तरीके हैं, उसमें तीन चीजें काम आएंगी। दो प्रिंसिपल है, अबव प्रिंसिपल और हंस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, और एक रूल है हंस रूल। अब वो क्या है कैसे है वो आपको समझाता हूं। इनका क्या है, इन्होंने बताया, गौर सुनिएगा, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। इन्होंने सिर्फ सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने को बताया था कि सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, बाकी कोई डिटेल नहीं दी थी। सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाएंगे उसके बारे में सारी डिटेल दी थी कि किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। क्या बताया इन्होंने, देखो, इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी ऑफ सबसेल। इलेक्ट्रॉन जो है सबसेल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये हुई, उनसे पूछा गया यार ये बताओ, ये बात तो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे, मगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालोगे कैसे? हमें तो आपने बताया ही नहीं है कि सबसेल की एनर्जी का ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। तो वो तो बताओ कि सबसेल की एनर्जी का ऑर्डर लगाया कैसे जाता है। तो उन्होंने इसी जगह पे एक रूल दिया, N+L रूल। रूल नंबर 1, इन्होंने कहा यार एनर्जी ऑफ सबसेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी ऑफ सबसेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N+L वैल्यू के, जिसकी N की वैल्यू और L की वैल्यू का सम ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी N+L की वैल्यू का सम ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। एक रूल इन्होंने ये बताया। जब ये रूल फेल हो जाए, जब ये रूल फेल हो जाए तब दूसरा लगाना है, ध्यान रखना। जब ये फेल हो जाएगा तब दूसरा रूल लगेगा, एनर्जी ऑफ सबसेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N वैल्यू। जब फर्स्ट रूल से एनर्जी ऑर्डर ना निकल पाए। सबको मिल गई है क्या? नहीं मिली? सही, अच्छा उधर वालों को नहीं मिली, सही। तो वो अभी और ला रहे हैं कि खत्म हो गई है? ला रहे हैं ना, तो फिर ठीक है। हाँ नहीं, जब नहीं मिलेगी तो देंगे, ठीक है, नहीं मिलेगी तो और छपवा के दे देंगे, आप परेशान ना हो उसके लिए। देखो अब गौर सुनो, तो इन्होंने कहा यार एनर्जी आप सबसेल कैसे निकालेंगे। आपने हमें ये बात तो बता दी कि इलेक्ट्रॉन सबसेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे, सबसेल के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे, मगर हमें किसी सबसेल की एनर्जी कम है ज्यादा है इसको निकालने का कोई रूल नहीं पता है। तो इन्होंने कहा हम बताते हैं। इन्होंने बताया जिस सबसेल की N+L की वैल्यू हाईएस्ट होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यदि मान लो पहले रूल से एनर्जी का ऑर्डर ना लग पाए
तब दूसरा यूज करोगे। किसी ने कहा यार हमें यह भी नहीं पता है कि सबसेल का एन क्या होता है, एल क्या होता है, तो इन्होंने इसको भी बताया कि आप परेशान बिल्कुल ना हो, हम सब बताएंगे। ये देखो, इन्होंने कहा जो पहला नंबर होगा वो एन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये होगा ये एल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे लिखा है, तो ये क्या है, एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको, तो एन इक्वल टू 3। अब पी, पी जिसको बोला गया था उसकी कितनी वैल्यू थी, 1। एल इक्वल टू 1 वाले का नाम पी रखा गया था, तो एन इक्वल टू 1 वाले का नाम पी रखा गया था, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो एन इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 1। आप इन दोनों का सम निकाल लो, ठीक है। इस तरह से वैल्यू निकालने को इन्होंने कहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा करके भी देखते, जैसे हम लोगों को आइडिया आ जाए। तो देखो, जैसे, हाँ अभी वापस चलेंगे वहां पे। अब जैसे हमें इसकी एनर्जी का ऑर्डर निकालना है, ये देखिए, अब हमें ये देखना है यार किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। तो हमारा रूल क्या है, एन प्लस एल की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एन कितना है, 2 3 3 4। एल कितना है, 0 0 2 1। सम कितना हुआ, 2। तो एनर्जी किसकी ज्यादा, जिसका सम ज्यादा। अब यार इन दोनों का सम सेम आ गया है, तो पहले रूल से तो निकलेगा नहीं। दूसरा रूल क्या है, जब पहले रूल से आंसर ना आए तब दूसरा लगाओ। तो यदि n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। n प्लस एल की वैल्यू सेम है, n किसका ज्यादा है, इसका, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो 4p की सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर इसकी, फिर इसकी। तो इसका मतलब है आप बाऊ का कहना है कि यदि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसमें डालूंगा, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इसमें डालूंगा, फिर इसमें डालूंगा, फिर इसमें डालूंगा, फिर इसमें डालूंगा, सो ऑन। उनका ये कहना है कि भाई सबसेल की एनर्जी को ऑर्डर मिल गया, अब हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। आप जितने इलेक्ट्रॉन दोगे हम सबसे पहले सबसे कम वाले में डाल देंगे, फिर उससे ज्यादा वाले में डाल देंगे, फिर उससे ज्यादा वाले में डाल देंगे, फिर उससे ज्यादा वाले में डाल देंगे। तो उन्होंने सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर बताया बस। और बताया कैसे, जिसकी एनर्जी कम उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएंगे। और रूल क्या है ये, तो अबाउ प्रिंसिपल सिर्फ क्या बताता है, सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने को बताता है। और रूल क्या है, मतलब इनका प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल। सबसेल की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो लोगों ने कहा यार सबसेल की ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो एनर्जी का ऑर्डर का ये बताया कि n प्लस एल रूल, एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगा। यदि पहले रूल से ना निकल पाए तब हम दूसरा रूल यूज करेंगे। और इस तरह से हम लोगों ने ये बात बताई। इन्होंने कहा ठीक है। तो अब जरा देखो, इससे इन्होंने इलेक्ट्रॉन फिल करना चालू किया, जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग उसमें पढ़ चुके होंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, कि हाँ यार पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। मगर मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं, है ना, बाकी तो यहां वहां तुमने डिटेल में पढ़ाई है। तो जरा देखो, जैसे मान लो मुझे क्लोरीन का फिल करना है, तो अब गौर समझिएगा, क्लोरीन का फिल करना है तो फिल कर देते हैं। तो आपने क्या किया, 1s 2s 2p 3s2 3p5। सबसे कम एनर्जी इसकी थी तो पहले इसमें डाले, फिर एनर्जी इसकी थी इसमें डाल दिए, फिर एनर्जी इसकी थी इसमें डाल दिए, फिर एनर्जी इसकी थी इसमें डाल दिए, फिर एनर्जी इसकी थी इसमें डाल दिए। आप चाहो तो चेक कर लो। पहले नंबर सेल में देखो, फर्स्ट नंबर सेल में सिर्फ हमारे पास एक सबसेल था। सेकंड नंबर सेल में हमारे पास 2 सबसेल थे। थर्ड नंबर सेल में हमारे पास 3 सबसेल थे।
ऐसे ही तो था, चेक करो। अब आप इनका एनर्जी का ऑर्डर लगा लो और उसी में इलेक्ट्रॉन डाल दो। सबसे कम इसकी एनर्जी चेक कर लो। n प्लस एल की वैल्यू कितनी है? इसकी कितनी है? 0, सॉरी 1, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5। तो सबसे कम इसकी है, आपने देखो सबसे पहले इसमें भरा। फिर इसकी है, देखो 2, आपने इसमें भरा। फिर इसकी है 3, आपने इसमें भरा। फिर इसकी है 3, 3 इसकी भी है, 3 इसकी भी है, मगर इसकी कम होगी क्योंकि इसका n कम है, तो इसमें भरा, फिर इसमें भरा, फिर 4 में भर दिया। इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए, नहीं तो यहां तक जाते। तो हमें कुछ नहीं करना है, हर सेल का n प्लस एल निकाल के डाल देना है। आप चेक करो, वही कर रहा हूं, आप देख लो। इसकी सबसे कम थी, धर दी। फिर किसकी कम थी इसमें? फिर इसकी, आप देख लो। अब बच्चों ने कहा ठीक है सर, ये तो हम समझ गए। फिर बच्चों ने भरा क्रोनियम को, 24 है। अब आप चेक करो, 2 4 6 10 हो गया, 12 18 और 10 28। तो क्रोनियम में यहां तक आएगा, तो हमने भर दिया। सबसे कम इसकी है, फिर 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 इसकी है, और फिर इसकी है। 24 थे, 24 भर गए। देखो इसके बाद मैंने लिखा 4s, 4p, 4d और 4f। अरे अभी पहुंचने दो, है ना। अब जरा देखो, इसकी कितनी है? 4 प्लस 0 1, मतलब 4 है कि नहीं? तो यार ये 5 है, उससे पहले 4 आएगा ना। और ये क्या है? 5। ये क्या है? 6। तो देखो सबसे कम वैल्यू इसकी थी 1, फिर तुमने 2 में भरे, फिर 3 में भरे, दोनों 3 थे, तो इसकी एनर्जी कम थी इसलिए पहले इसमें भरा। n कम है, n ज्यादा है। फिर 4, दोनों 4 है, n की वैल्यू इसकी कम थी, सॉरी n की वैल्यू इसकी कम थी इसलिए इसमें भरा। फिर ये वाला 4 आ गया, फिर 5 आया। तो 4s पहले क्यों आया? क्योंकि उसकी एनर्जी कम थी। 3d बाद में क्यों आया? क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा थी। क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी चलता है कि आपने 4s को कैसे पहले भर दिया जबकि 3d भरा ही नहीं है। भाई 3d भरने से पहले 4s भरा है ना, तो क्यों भर दिया? तो सिंपल सी बात है, भाई साहब ने एनर्जी के ऑर्डर में भरना बताया था, तो 4s की एनर्जी कम है, चेक कर लो। देखो 4s की एनर्जी क्या है? n प्लस एल कितना है? 4, और 3d का क्या है? 5। तो भैया एनर्जी इसकी कम है तो पहले यही भरा जाएगा, आप बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से। कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा यार एक बात और समझो, अब ये अबाउ प्रिंसिपल से भरा गया है, ठीक है। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन और एटम की स्टेबिलिटी के लिए एक और बात चलती है। क्या? गौर सुनिए, जैसे कहीं पे D4 होता है तो उसको वो D5 कर देते हैं, कहीं पे D9 होता है तो उसको वो D10 कर देते हैं। इसका रीजन पूछा जाता है, तो रीजन होता है ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। सब सेल आर more stable than other। अभी ये रीजन नहीं खत्म हुआ, ये तो एक स्टेटमेंट है। अब बात आती है रीजन की। तो रीजन होता है ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। किसी ने पूछा हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल यदि आप कह रहे हो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये पी में क्यों नहीं किया?
P2 था उसको P3 क्यों नहीं किया? क्या वो हाफ नहीं है? वहां क्यों नहीं किया? भाई ये बीमारी डी में क्यों आई? साइंस है, ऑलवेज गो थ्रू लॉजिक। तो भाई आप D4 को D5 कर रहे हो मगर P2 को P3 नहीं कर रहे हो। हाफ तो वो भी है, 6 का आधा क्या है? 3। तो ऐसा नहीं है कि हमको हाफ करने से कोई स्टेबिलिटी मिल रही है। गौर सुनो, हाफ करने से कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, फुल करने से कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। उसकी स्टेबिलिटी इसलिए बढ़ रही है कि एक्सचेंज एनर्जी बढ़ रही है। एक्सचेंज एनर्जी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी कैसे बढ़ रही है ये दिखाता हूं। तो ये जो बोलते हैं ना कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल है अदर से, तो हाफ फील्ड की वजह से नहीं है, वो आधा अधूरा स्टेटमेंट है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन अदर ऑर्बिटल ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। अब ये स्टेटमेंट पूरा हुआ है। वो आधा पढ़ते हो उससे कोई रीजन नहीं है कि कोई हाफ होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर तुमने P2 को P3 क्यों नहीं किया? है कि नहीं? ऐसा तो हम नहीं करते। आप S में देख लो, इसका मतलब S2 S1, S1 भी स्टेबल होना चाहिए, आधा तो है। S1 भी स्टेबल होना चाहिए, आधा है। तो आधे नहीं है, वो स्टेटमेंट आधा अधूरा बोला जाता है। साइंस ने कभी आधा अधूरा स्टेटमेंट नहीं बोला, लोगों ने आधा अधूरा बोला है। उसने साफ साफ बोला है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन अदर ऑर्बिटल ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। अब वो एक्सचेंज एनर्जी का रहता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं ऐसा नहीं है, उनकी एक्सचेंज एनर्जी बढ़ रही होती है इसलिए वो स्टेबल होते हैं। अब वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आप बहुत आराम से समझ जाओगे। देखो ये डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है। अब हमने लिखा D4, 1 2 3 4। हमने लिखा D5, 1 2 3 4 5। अब देखो एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या है? एक्सचेंज एनर्जी का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी लोकेशन एक्सचेंज कर सकता है। अब ये है, इस सीट के अंदर ये बच्चा कितनी लोकेशन एक्सचेंज कर सकता है? या तो इनके बीच में एक्सचेंज हो सकता है या इनके बीच में। कितनी कर सकता है? 2। आप कैसे काउंट करोगे? ये तो टफ है काउंट करना, आप सिर्फ इतना काउंट किया करो, ये है इनके आगे कितने लोग बैठे हैं तो बस 2 ही एक्सचेंज कर सकते हैं। ये है इनके आगे कितने बैठे हैं तो बस ये एक ही एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि ये वाला इनमें काउंट हो गया ना। जब ये इनको रिप्लेस कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक इनको भी तो कर रहे हैं, तो ये तो इनका पहले से काउंट हो गया है इनके नंबर में। तो बहुत सिंपल तरीका निकालने का ये होता है, मैथ तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। बस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, आगे देख लो 2, तो इनकी एक्सचेंज एनर्जी 2। इसको पकड़ा, इसके आगे देख लिया 1, इनकी एक्सचेंज एनर्जी 1। इनको पकड़ा, इनके आगे कोई नहीं, इनकी 0। तो अब जरा इसके हिसाब से देखो, तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी 3, इसके आगे 3 है, इसकी 2, इसकी इसकी टोटल कितनी आई? 6। अब तुमने यदि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ करके इसको दे दिया तो देखो क्या आया, इसकी 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 टोटल कितना हुआ? 10। भाई काउंट कर लेना। ये देखो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ी, इसलिए D4 कहता है S को कि भाई प्लीज एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दो, उससे क्या होगा पूरा एटम अपना स्टेबलाइज कर जाएगा यार, प्लीज एक इलेक्ट्रॉन जंप कराओ। तो S कहता है ठीक है यार टेंशन ना लो, खट से जंप करा देता है। ये देखो अब इसने क्या किया, जंप करा दिया, तो ये बन गया जाके ये हमारा करेक्ट हो गया। तो आपबाऊ के हिसाब से ये है, ये कहानी आपबाऊ ने नहीं बताई, मगर इलेक्ट्रॉन जब आपबाऊ का प्रिंसिपल लगाया गया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो पता चला यार कुछ एटम में आपबाऊ भाई साहब का प्रिंसिपल होल्ड ही नहीं कर रहा है। आपबाऊ के हिसाब से यहां 4 होने चाहिए, रियलिटी में 5 आ रहे हैं। तो ये हुआ, इसको एक्सप्लेन करो।
तो एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी इजाद हुई, एक्सचेंज एनर्जी, कि यार जिनमें इस तरह का रेता फैल रहा है उनकी एक्सचेंज एनर्जी बढ़ रही है, और यही D9 से D10 में होता है। चेक कर लो, जब D9 से D10 में जाओगे तो देखो 1 2 3 4 5, इसकी एक्सचेंज एनर्जी 1 2 3 4 5, इसकी सेम हो गई है कि नहीं, तो इसको काउंट ही ना करो। अब डिफरेंस किस बात का आएगा, 1 2 3 4, इनकी 4 है तो 6 आएगी। मैंने ऊपर के 5 की काउंट ही नहीं की क्योंकि दोनों की बराबरी होगी, तो नीचे के 4 की 6 आई, और इसमें नीचे के कितने हैं 5, इसकी कितनी आएगी 10, तो इसमें क्या है 10 10 20, इसमें 10 और 6 16, तो देखो यहां पर भी जंप करा दो तो बढ़ गई। तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एस से जंप करा लिया जाता है, हाफ फील्ड की वजह से नहीं। और जब ये कहानी पी में करते हो तो एक तो जंप पॉसिबल नहीं होता है, क्यों, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाओगे तो एनर्जी के बीच के गैप कम होते चले जाते हैं, गड्ढा कम होगा तो जंप करना आसान होगा, बीच में गड्ढा बहुत ज्यादा है तो जंप करना टफ होगा। तो ऐसा नहीं है कि जब P2 से P3 जाओगे तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, मगर वहां गड्ढा बहुत बड़ा है क्योंकि वह न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के पास है तो उनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा गैप होने की वजह से वो जंप नहीं कर सकता है। नहीं तो सीधा क्वेश्चन आ गया कि भाई P2 P3 नहीं होता है मगर D4 D5 हो जाता है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो यही है गड्ढा, मतलब एनर्जी गैप। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा तो यार उसको जंप कौन कराएगा, वो जंप कैसे होती है, एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेता है, कोई देता है तो है नहीं, उतनी एनर्जी उसको मिल ही नहीं पाती कि वो जंप करके P2 को P3 कर दे। नहीं तो P2 को P3 भी किया जा सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मगर वो जो गैप है उस गैप को फिल नहीं कर पाते हैं। और आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो तो गैप कम होता जा रहा है तो जंप पॉसिबल है, इसलिए जंप डी ऑर्बिटल में हो पाती है। क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल तक पहुंचने तक आप न्यूक्लियस से कितना दूर निकल चुके हो, ये देखो इतना दूर निकल चुके हो, इन सबको क्रॉस करते हुए वहां तक पहुंच गए ना आप। तो न्यूक्लियस से दूर जाओगे गैप कम होगा, कम होगा तो जंप करना आसान होगा, तो उतनी एनर्जी वो अगल बगल से अड़ोस पड़ोस से एटमॉस्फेयर से लेके जंप मार जाता है और जंप मार कर देता है। एफ वाले में, हाँ अब जरा देखो एक और वेरिएबल होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जंप तभी पॉसिबल होता है जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी मिनिमम रहे। जितने भी आप एक्सेप्शनल जिसको कहते हो उसके दो रीजन होते हैं, जिनको भी आप एक्सेप्शनल कहते हो, जैसे अभी देखो एक जगह का बताता हूं, निकल, निकल होता है 3d8 4s2, है ना, निकल के जस्ट नीचे आओ, कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा होगा, पीरियोडिक में भी पढ़ा होगा, निकल के जस्ट नीचे आओ, पीटी पीटी है ना, वो होता है 3d10 4s0, D8 को D10 कर दिया जाता है, उसके और जरा सा नीचे आ जाओ, वो होता है 5d9 और 6s1। अब ये रहता तो किसी को समझ में नहीं आएगा, D8 है वो D9 कर रहा है, D10 नहीं कर रहा है। आपने ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके एलिमेंट, हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, यही है निकल फैमिली। निकल होता है 3d8 4s2, ये होता है 4d10 5s0, ये होता है 6d9 7s1, सबका अलग अलग है और एक ही ग्रुप में पड़े हैं। तो वेरिएबल एक से ज्यादा है, एक वेरिएबल है एक्सचेंज एनर्जी, एक वेरिएबल है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो यार जब हम निकल में हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करा पाता क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का बोझ वो नहीं उठा पाता है, तो मना कर देता है, प्रभु हम नहीं जंप करा पाएंगे, जैसे तुम हो वैसे ही रहो। जब हम नीचे आए तो एनर्जी गैप कम हुआ, तो उसने कहा टेंशन ना लो हम जंप करा देंगे, वो 2 लोगों को उठाता है और जंप मार के पहुंचा देता है। जब और नीचे आए तो उसने कहा देखो गैप कम है, हम आराम से जंप करा देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, बस इनसे मिल लो, ये बवाल काटे हैं कि जंप करा दोगे तो रिपल्सन बहुत आ जाएगा
और रिपल्सन आ गया तो भी स्टेबिलिटी कम हो गई। तो ये होता है कि यार देखो दोनों का काम कर लेते हैं, रिपल्सन को मिनिमाइज करते हुए एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देते हैं। तो वो D9S1 किस कैटेगरी से स्टेबलाइज कर रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो जितने भी एक्सेप्शनल केस हैं, और यदि तुमसे कोई पूछ ले वाई, तो बस एक ही लाइन लिख दिया करो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। एक्सेप्शनल टाइप के जिनका तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा लॉजिक, तुम्हारे हिसाब से वो अनलॉजिकल है, रटने वाले हैं, उनका एक ही लॉजिक होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को उल्टा सीधा अरेंज करते हैं, जैसे 6D9 7S1। रीजन सबके साइंस है, हिस्ट्री नहीं है। हाँ, मगर ये होता है किस क्लास में कितनी रीजन बताने हैं, वो टीचर का रोल होता है कि हमें कितने रीजन बताने हैं। क्यों? क्योंकि पता चला क्लास नीट की चल रही है या 9th की चल रही है, उसमें हम सारे रीजन बता रहे हैं, तो बेकार है ना यार, उनके पेपर में आना ही नहीं, तो वो रीजन जान के और कंफ्यूज होके क्यों परेशान हो। तो आपके पेपर में जहां तक आना है वहां तक टीचर बता देते हैं। क्यों? क्योंकि यार जब पेपर में नहीं आना है तो बता के फायदा क्या है। ठीक है, तो ये आ सकता है। तो अब हमें नहीं पढ़ाना है, हमें बस ये बताना था कि अबाउ प्रिंसिपल से अलग हटके भी कुछ अरेंजमेंट होंगे, उनके पीछे दो वेरिएबल होंगे। तो मैंने कहा कि अबाउ भाई साहब ने ये बताया था कि सबसेल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑर्डर में भरे जाएंगे। जहां पर अबाउ प्रिंसिपल आपको फेल होता दिखे वहां पर दो रीजन होंगे, या तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ रही होगी या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। बस एक्सचेंज एनर्जी वाला लॉजिक जहां आपको ना समझ में आए तो समझ जाना वहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ऐसा रहता फैला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 42 से लेके 47 या 48 तक सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, आप बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से और कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रीजन पूछे, तो बस यही दो टिक करने हैं, यही दो टिक करने हैं। तो आबाऊ ने ये बात बताई तो लोगों ने कहा ठीक है यार, आबाऊ ने जो बताया इससे हम क्या कर रहे हैं, सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरना तो सीख गए कि सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। मगर यार एक सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, पी में कितने हैं? 6, डी में 10। अब सबसेल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे ये कौन बताएगा। हम ये तो सीख गए कि इस क्लास में, देखो उन्होंने क्या किया, क्लास में बैठाना सिखा दिया। इस क्लास में 100 बच्चे, उस क्लास में 75 बच्चे, उस क्लास में 80 बच्चे, ये तो हो गया। मगर ये तो बताओ क्लास के अंदर 80 बच्चे कैसे बैठेंगे भाई। आपने कहा इस क्लास में 80 बच्चे बैठेंगे, वो कैसे बैठेंगे, है कि नहीं। तो उसका भी तो एक अरेंजमेंट देना पड़ेगा। जैसे देखो आप लोग लगभग अरेंज रहते हो कि गर्ल्स स्टूडेंट इधर बैठ जाते हैं, बॉयज ऑटोमेटिक इधर बैठ जाते हैं, बॉयज ऑटोमेटिक इधर बैठ जाते हैं, तो एक अरेंजमेंट है ना। तो उनसे पूछा गया कि भाई सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। तब बताया किन्होंने, तब पॉलीज ने बताया हम बताएंगे, हुन्स ने बताया हम बताएंगे, तुम्हारा काम यहां तक खत्म। तो गौर से सुनना, आबाऊ किसको बताता है, आबाऊ सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने को नहीं बताता है, इलेक्ट्रॉन सबसेल में डालने को बताता है, सिर्फ कि किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बस इसको बताता है। सबसेल के अंदर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने को अबाऊ प्रिंसिपल नहीं बताता है। सबसेल के अंदर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने को अबाऊ प्रिंसिपल नहीं बताता है, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आता है, कौन सा इनमें से कौन सा अरेंजमेंट अबाऊ प्रिंसिपल का वायलेशन है। तो पकड़ोगे कैसे, एक सबसेल से दूसरे सबसेल में डिफरेंस आ रहा है तो अबाऊ प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि ये सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने को बताता है। अब जरा देखो, थोड़ा सा भी और आगे चलेंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे तो आप चीजों को पकड़ पाओगे। एनर्जी, हाँ हाँ, वो एनर्जी लेवल चेंज हो गया, एस का एनर्जी लेवल अलग है भाई, वो अपने से एक्सचेंज आसानी से कर पाएगा क्योंकि सेम एनर्जी लेवल है। एस से ट्रांजिशन कैसे करेगा, उसका तो एनर्जी लेवल अलग है, पी के साथ या डी के साथ, एक सेल के अंदर, हाँ, मगर उनकी एनर्जी तो अलग अलग है ना, होते तो एक ही ऑर्बिटल में, मगर सबकी एनर्जी अलग है। तो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप कैसे करोगे, नहीं तो फिर सब एक दूसरे में जंप करने लगेंगे, तो फिर अरेंजमेंट किस बात का, है कि नहीं यार, वो मिल नहीं रहा है।
मुझे लिखना ही पड़ेगा। कल तो था यार हम लोगों के पास, कोई दूसरी फाइल लगी थी क्या कल? चलो मैं ही लिख देता हूं। चलिए अब देखो जरा, पॉलीज, अब इन्होंने देखो क्या बताया। एक पहला पॉइंट देखो, पॉलीज ने क्या बात बताई, गौर समझिएगा। पॉलीज ने बताया कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, गौर सुनना, उन्होंने कहा कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, उनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू इक्वल नहीं होंगी। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन आप अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लो, मगर चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। यदि है तो इसका मतलब अरेंजमेंट गलत है। गौर सुनिए, उन्होंने कहा तुम कुछ भी अरेंजमेंट करो, हमें कोई मतलब नहीं है। सुनो पॉलीज ने क्या कहा, उनका कहना, अरे प्रभु सुन लो, ने क्वेश्चन लपेट नहीं पाओगे, मतलब कर नहीं पाओगे, है ना। पॉली का कहना क्या है, तुम्हारी मर्जी है, जो मनो जैसे मनो वैसे भरो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी एक लाइन गलत नहीं होनी चाहिए। तो लोगों ने कहा प्रभु तुम्हारी कौन सी लाइन गलत नहीं होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि हम कोई भी दो इलेक्ट्रॉन उठाएं तो उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बस सेम नहीं होनी चाहिए, और जो मन है वो तुम भरो, हम भरने के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे, वो तुम्हारी हेडक है। मगर यदि मैं कोई भी दो इलेक्ट्रॉन उठा लूं तो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। तो पॉलीज का क्या कहना है कि जो हमारे क्वांटम नंबर हैं उनकी वैल्यू किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम नहीं होनी चाहिए। बस उन्होंने कोई भरना हरना नहीं सिखाया है, उन्होंने कहा जो तुम्हारा मन है वो करो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। तो इन्होंने बताया, देखिए, ऑल क्वांटम नंबर, हाँ, नंबर वैल्यू फॉर any two electron does not equal और सेम। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए सभी क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखो, अब जानते हो साइंटिस्ट है तो साधारण लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, हमेशा डरावनी टाइप की बोलते हैं। अब ये बात देखो, उन्होंने इस बात का मतलब क्या होता है अब बताता हूं। इस बात का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरोगे विद अपोजिट स्पिन, बस। ऐसा क्यों? देखो, जैसे ये देखो 1s है, अब मैंने दो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे भर दिए, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू, इसको नाम दिया a नाम का इलेक्ट्रॉन, इसको नाम दिया b नाम का इलेक्ट्रॉन, a है b है, n की वैल्यू 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन 1 नाम के सेल में है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन s नाम के सब सेल में है। अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यदि l इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू भी 0 होगा, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ, तो ये तो चारों सेम हो गई। तो वैसे ही पॉली दौड़ा लेते थे कि अरे कहां ये बवाल कैसे, ये इसको पढ़ो। तो ये हुआ कि यार पॉली भाई साहब की बात नहीं मानोगे तो अभी ये डंडा कर देंगे, तो एक काम करो, इनकी वैल्यू को, अरे इसमें हंसने की क्या बात है, तो इनकी वैल्यू को क्या करो। उन्होंने कहा भाई इसका मतलब एक ही उपाय है, यदि पॉली रूल को फॉलो कराना है, इसका मतलब भाई एक ही उपाय है कि जब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा करो ना तो एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड भरा करो, तो अपने आप ये रूल बन गया। उन्होंने ये नहीं बताया था, उन्होंने कहा जो तुम्हारी मर्जी करो, हमें कोई मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए। तो ये निकल के आया यार, ये जो है ना इनकी जो बात है ये तभी अप्लीकेबल होगी जब ऐसा करोगे। तो लोगों ने क्या है, रिजल्ट को रूल बना दिया, रिजल्ट है ये, रूल तो यही है कि क्या है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरोगे, वो भी अपोजिट स्पिन में, तीन भी नहीं भर सकते हो, नहीं तो सेम हो जाएगी, तीन भी नहीं भर सकते हो। तो ऐसा कैसे आया कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऊपर से अपोजिट स्पिन? ये पॉली नहीं दिया है, मगर घुमा के दिया था उन्होंने, उन्होंने कहा ना हम ऐसे बोलेंगे,
लफद्दर टाइप के साइंटिस्ट हैं, सीधी बात क्यों बोलेंगे, नहीं तो सब लोग समझ जाएंगे। तो उन्होंने घुमा के बताई कि भाई देखो, दो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कभी नहीं सेम होनी चाहिए, जो माना है वो भरो तुम, हमें मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या निकल के आया, ये अरेंजमेंट तभी पॉसिबल है जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो और साथ में अपोजिट स्पिन में हो। तो इसीलिए आप ये कहते हो कि पॉली का मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भरने, ऊपर से अपोजिट स्पिन में। जैसे मैं पूछूं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भरने किस रूल के हिसाब से है, हुन्स, पॉली, अबव, तो पॉली। हम तीन भी भर सकते हैं, किसी ने मना थोड़ी किया है, मगर एक ऑर्बिटल में दो ही भर सकते। भाई पी में 6 है, तुम एक में 3 डाल दो, जैसे ही 3 डालोगे भाई दौड़ा लेगा कि हमारे रूल को नहीं फॉलो कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही 3 डालोगे 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी ना। ये देखो एक ऑर्बिटल में 3 डाल दिए, अब बताओ कैसे लिखने हैं आपको, जैसे आप बताओ वैसे अरेंज कर देते हैं। ऐसा रूल क्या है, या तो अपवर्ड डाल सकते हो या डाउनवर्ड, तो कोई एक बता दो। अपवर्ड किया तो इसका बराबर हो जाएगा, डाउनवर्ड किया तो इसका बराबर हो जाएगा। इनका वायलेशन हो गया ना रूल का, अब इनके वायलेशन के खिलाफ तो जा ही नहीं सकते हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट गलत है। उन्होंने कहा जहां पर मेरा रूल नहीं लगा, इसका मतलब तुम गलत भर रहे हो, तो हमें गलत थोड़ी भरना है, हमें तो सही भरना है ना। सही भर के तुम नीट निकाल पाओगे, इतना बड़ा काम होगा। सही भर के ये होगा, है ना। वैसे तो नीट निकाल के भी क्या होगा। हाँ बेटे, अभी बताएंगे वो 2p का ना, देखो 2 है p है, तो ये क्या हो गया n, 2 आ गया, ये क्या हो गया l, 1 आ गया। अब 1 नंबर यदि l इक्वल टू 1 है तो m इक्वल टू क्या होगा, ये आ गया, क्योंकि 1 सबसेल में 3 ऑर्बिटल है ना, तो ये तीनों ऑर्बिटल आ गए, एक का नाम -1 है, एक का नाम 0, एक का नाम +1। अच्छा, तो ये बात समझ पाए पॉली ने क्या बात बताई। अच्छा, इसके बाद जरा देखो, फिर इन तीनों को मिला के हम लोग काम करेंगे, हुन्स। अब इन्होंने क्या दिया, देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा यार ठीक है, आपका जैसा मन है वैसे इलेक्ट्रॉन भरो, हम नहीं रोकेंगे, बस एक बात ध्यान रखना। इन्होंने देखो क्या बताया, इन्होंने कहा बस एक बात ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो सबसे पहले तुम्हें मैक्सिमम सिमेट्री बनानी है, सेम ऑर्बिटल, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में तुम्हें मैक्सिमम सिमेट्री बनानी है। बस इन्होंने इतनी सी बात कही, क्या बताई, गौर सुनो, मैक्सिमम मैक्सिमम सिमेट्री फॉर्म इन सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल। यदि कहीं पर सेम एनर्जी लेवल है तो मैक्सिमम सिमेट्री फॉर्म करोगे। मैक्सिमम सिमेट्री फॉर्म होने का मतलब होता है कि सबसे पहले एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरोगे। क्यों, जैसे मान लो ये है, तो ये मैक्सिमम सिमेट्री हो सकती है या ये मैक्सिमम सिमेट्री हो सकती है। यदि तुमने एक डायरेक्शन में ना भरे तो वो मैक्सिमम सिमेट्री नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उसके बाद डबलिंग करोगे, और डबलिंग करोगे तो झक मार के आपको अपोजिट भरना पड़ेगा, नहीं तो पॉली भाई साहब गुस्सा करने लगेंगे, है ना। तो इन्होंने कहा कि यार आपको एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा जब भी इलेक्ट्रॉन भरोगे किसमें, सेम एनर्जी, ये भी ध्यान रखना कि यदि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल, तो आपको मैक्सिमम सिमेट्री बनानी है। मैक्सिमम सिमेट्री बनाने का मतलब हमेशा हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भरना है, वो डायरेक्शन आपके जुम्मे है, चाहे पहले कोई भी भरो।
उन्होंने कभी नहीं कहा है कि पहले अपवर्ड भरा जाएगा, ये तो हम लोगों की कारस्तानी है कि हम अपवर्ड पहले भरते हैं। आप डाउनवर्ड भी भरोगे वो भी सही होगा पेपर में, ध्यान रखिएगा। उन्होंने बस इतना कहा है हमें मैक्सिमम सिमेट्री से मतलब है, और मैक्सिमम सिमेट्री का मतलब है एक ही डायरेक्शन में भरना, डायरेक्शन कोई भी हो। तो मैक्सिमम सिमेट्री का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन फील्ड इन वन डायरेक्शन in all one direction in all same energy level orbital। एक ही डायरेक्शन में भरना है बस। अब वो डायरेक्शन कोई भी ले लो, मतलब अब गौर समझिएगा, देखिए बातें नहीं करो यार, वही अब फिर से कॉपी करना पड़ेगा। हाँ बेटे, अब देखो जरा बच्चों, गौर से देखना, हमें P2 भरना है। तो अब बताओ, मैंने ये P2 भरा, ये P2 भरा, ठीक है, तो क्या मैक्सिमम सिमेट्री है? हाँ। अब सेम एनर्जी है, तो सेम एनर्जी है तो चाहे जहां भरो, ऐसा नहीं होता कि यहां से भरो। उन्होंने कभी नहीं कहा है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर भरना है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। सेम एनर्जी है तो मैक्सिमम सिमेट्री बनानी है, आप पहला इलेक्ट्रॉन चाहे जहां मनो यहां डालो। ये भी ठीक है, देखो ये ठीक भरा है P2, यस, ये भी ठीक भरा है, सेम सिमेट्री है और सेम एनर्जी है, तो चाहे जहां आप इलेक्ट्रॉन डाल दो। क्या ये सही है? मैक्सिमम सिमेट्री है और सेम एनर्जी लेवल है, तो चाहे जैसे डरो। अच्छा, क्या ये सही है? ये गलत हो गया है ना, मैक्सिमम सिमेट्री नहीं है। आप अपवर्ड भरो या डाउनवर्ड भरो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मगर मैक्सिमम सिमेट्री होनी चाहिए। हाँ, अब जरा इसको देखो, P3 ये सही है, P3 ये सही है, ये सारे सही है, मैक्सिमम सिमेट्री है, मैक्सिमम सिमेट्री है, मैक्सिमम सिमेट्री है। तो ध्यान रखना कि मैक्सिमम सिमेट्री होनी चाहिए। आप चाहे अपवर्ड भरे चाहे डाउनवर्ड भरे, एक इलेक्ट्रॉन है तो चाहे जिस ऑर्बिटल में डाले, ऐसा नहीं कि एक कॉर्नर से ही चालू होगा। ये तो हम लोग करते हैं, ये हमारी कारस्तानी है कि हम एक कॉर्नर से चालू करके दूसरे कॉर्नर तक जाते हैं, है ना। आपके पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है तो चाहे जिसमें पहले डाल दो, 3 ऑर्बिटल है जिसमें मनो उसमें पहले डालो। दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना है, सेम स्पिन में डालना है चाहे जहां डालो, ठीक है। तीसरा डालना है, सेम स्पिन में डालना है चाहे जहां डालो। अब जब चौथे इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी तो आप ऑटोमेटिक अपोजिट डायरेक्शन में डालोगे। क्यों? जैसे ही तुम सेम स्पिन में डाल दोगे तो पॉलिस भाई साहब को गुस्सा आएगा, तो ऑटोमेटिक तुम्हें अपोजिट स्पिन में डालने पड़ेंगे। तो जिस स्पिन में तुमने पहले भर दिए उसके अपोजिट स्पिन में दूसरे वाले भर दोगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन, हाँ डबलिंग करोगे तो अपोजिट स्पिन में करोगे। तो डबलिंग कहां हुई अभी? ये गलत क्यों, ये पूछ रहे हो? इसकी और इसकी सेम स्पिन कहां है? मैक्सिमम सिमेट्री नहीं ना, मैक्सिमम सिमेट्री का मतलब सेम डायरेक्शन। ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, पेयरिंग नहीं हुई है, ये एक अलग ऑर्बिटल है, ये एक अलग ऑर्बिटल है। हाँ, मगर पहले सिंगल सिंगल भरोगे, मैक्सिमम सिमेट्री फॉर्म करोगे, देन पेयरिंग करोगे। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दोगे फिर पेयरिंग करोगे, ठीक है, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। सारे सिंगल भर जाएंगे फिर पेयरिंग स्टार्ट करोगे। अच्छा, अब गौर समझिए, अब थोड़ा क्वेश्चन पे भी आते हैं तो आप इन बातों को थोड़ा समझ पाओगे कि यार सर ने जो बताया है वो अप्लीकेबल कैसे होगा। चलो,
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड। अब अबव प्रिंसिपल किस पे लगता है? सबसेल पे। अब देखो गौर सुनो, अरे हमें भी पढ़ा लेने दो। ये देखो गलत भरे हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि अबव प्रिंसिपल का वायलेशन पूछ रहा है, ये तो हुन रूल का वायलेशन है। ये सेम एनर्जी के हैं, एक ही सबसेल के अंदर कुछ भी घटित हो रहा है, अबव का कोई लेने देना नहीं है ना। तो यदि हुन्स रूल का वायलेशन पूछते तो ये आंसर था, क्योंकि मैक्सिमम सिमेट्री बनी नहीं, तुम उससे पहले पेयरिंग करने पे आ गए। अच्छा अब यहां देखो, हाँ अच्छा यार, एक तो इतना सारा रायता फैलाया है ना हम लोगों ने। अच्छा देखिए, और ये सब फैलाना पड़ता है तुम्हारी ही वजह से। अब देखो यहां चेक करो, आपने ये देखो इसमें क्या है 2s और ये क्या है 2p, इसमें क्या है 1। आप बाऊ ने बताया था कि सबसे पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, तो लोअर एनर्जी पूरा फिल ही कहां है? एक ही फिल है? लोअर एनर्जी में पहले फिल करोगे फिर अपर एनर्जी में जाओगे, तो लोअर एनर्जी में कहां फिल है? जब तक इसमें दो नहीं होंगे तब तक तुम इसमें कैसे चले जाओगे? तो पहले लोअर एनर्जी को फिल करोगे फिर अपर में जाओगे ना। तो यहां देखो ये फिल नहीं है, इसलिए ये वायलेशन है किसका? अबव प्रिंसिपल का। और यहां फिल है, दो फिल हो गए फिर इधर गए, यहां पर देखो दो फिल हो गए फिर इधर गए, यहां पर दो फिल हो गए फिर इधर गए, तो अबव का वायलेशन नहीं है। उसने कहा भाई पहले ये फिल होगा, तो भाई ने कहा मैंने फिल कर रखा है। पहले ये फिल होगा फिल कर रखा है, पहले ये फिल होगा फिल कर रखा है, पहले ये फिल होगा नहीं कर रखा है, तो ये गलत हो गया। यदि कहते हुन्स रूल का वायलेशन बताओ तो फिर ये वाला आंसर। क्यों? क्योंकि तुमने सिमेट्री नहीं बनाई और डबलिंग करना चालू कर दिया। ठीक है, क्या ये हुन्स रूल का वायलेशन है? नहीं, वो सेम एनर्जी लेवल पे लगता है। सेम एनर्जी लेवल ये है, इसमें देखो सिमेट्री बनी है, पहले सिंगल सिंगल भरा अपवर्ड फिर डाउनवर्ड भर दिया, तो हुन्स रूल गलती कहां कर रहा है? ठीक है ना, वो तो सेम एनर्जी लेवल के लिए था और सेम एनर्जी लेवल पे सब कुछ सही है। आप चेक कर लो, किसी का भी चेक कर लो इसको छोड़कर। चलिए अब आप गौर से बात समझिएगा। अब बात करते हैं हम किसकी? नोड की। नोड निकालना मैंने सिखाया था, मगर उसके बारे में थोड़ी डिटेल नहीं दी थी। इसका बेटा हाँ क्वेश्चन हाँ कराएंगे, पहले थ्योरी वाला पार्ट तो खत्म कर दे, नोट्स पढ़ा दे, फिर 50 क्वेश्चन है इसमें, मैं सब करा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे। देखो हाँ मैं आज एक डीपीपी लाया हूं जिसमें 50 क्वेश्चन है। देखो नोड मैंने कल पढ़ाया था कि नोड क्या होता है जहां पर साई की वैल्यू 0। नोड कितने तरह के होते हैं? दो, एक रेडियल नोड जिसकी वैल्यू ये है, दूसरा एंगुलर नोड जिसकी वैल्यू बच्चों ये है। तो टोटल नोड कितने हो गए? दोनों का सम। अब देखो मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, 4d5। अब मैं इसमें आपसे पूछ रहा हूं रेडियल नोड बताओ, एंगुलर नोड बताओ, टोटल नोड बताओ। क्योंकि पेपर में वो कोई भी एक नोड पूछेगा, किसी सबसेल को देकर वो पूछेगा यार इसमें कौन सा नोड है। तो रेडियल नोड क्या होता है? n माइनस एल माइनस वन, एन माइनस एल, एल की वैल्यू 2 माइनस 1। डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, कल पढ़ा चुका हूं, तो कितना आया? 1। एंगुलर नोड की वैल्यू एल होती है, एल कितना है? 2। टोटल नोड n माइनस 1, 4 माइनस 1, 3। तो पहले हम निकाल लेंगे किसी भी सबसेल में कैसे निकालना है, बात समझ पाए? कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन, नोड निकालने को आए। अच्छा अब गौर से सुनिए ग्राफ,
यदि कहीं ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा बच्चों को टेंशन यहां पे है ग्राफ के क्वेश्चन में। तो ग्राफ हम तब तक नहीं बना सकते जब तक हमें मैथ्स की इक्वेशन ना पता हो। रूल तो यही है, मगर केमिस्ट्री वालों के पास एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, वो बता सकते हैं। तो जरा आप गौर से समझिए, वो एक्स्ट्रा टैलेंट आपके पास पहुंचने वाला है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि आप ग्राफ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। हम क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहे हैं, गौर सुनना। हम क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहे हैं, ग्राफ बनाना नहीं सिखा रहे हैं। कि कोई क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्यों, इक्वेशन नहीं तो ग्राफ कैसे बनाओगे। मगर ग्राफ का क्वेश्चन भी आ रहा है, एनसीईआरटी में बना भी है। तो यदि मान लो आ जाए, 5-6 साल में एक बार आ जाता है, तो मान लो आ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो गौर सुनो, पहले ये पॉइंटर याद रखना जो पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले, यदि कोई एस ऑर्बिटल का ग्राफ है, ये देखो, ये साई की वैल्यू हो गई और ये रेडियस हो गई। एस ऑर्बिटल का ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ऐसे। बस इतनी बात याद रखनी। क्यों, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्पेरिकल होता है। स्पेरिकल होता है तो न्यूक्लियस के पास डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी। तो जब न्यूक्लियस के पास डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास है, तो ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे आएगा। तो यदि ग्राफ ऊपर से नीचे है तो तुम समझ जाना वो एस ऑर्बिटल का ग्राफ है। एस के कौन से ऑर्बिटल का है हमें नहीं पता है, मगर वो एस का है, इतनी बात समझ पाए। तो आप ग्राफ देख रहे हो, ऐसे आया, तुमने कहा एस है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, तो ये कैसा होगा, एस ऑर्बिटल। अब दूसरा पॉइंट समझो, यदि ग्राफ सेंटर से उठ रहा है ऐसे, तो वो हमेशा पी या डी ऑर्बिटल का होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पी और डी ऑर्बिटल लूप के फॉर्म में होते हैं। तो सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो बहुत कम है, और सेंटर से दूर जा रहे हो तो यहां देखो कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो पी और डी का ग्राफ जो होगा वो सेंटर से ऐसे उठ रहा होगा। तो यदि कहीं सेंटर से ऊपर की ओर उठता कोई ग्राफ हो, तो ये हम बता देंगे कि या तो ये पी का है या डी का है। किसका है हमें नहीं पता है, मगर या तो पी का है या डी का है, एस का नहीं है, ये पता है। 2 पॉइंट समझ में आए। अब तीसरे पॉइंट पे आओ, गौर सुनना। आप उसका रेडियल लोड निकालोगे, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। आप उस ऑर्बिटल का रेडियल लोड निकालोगे, ध्यान रखना, नोड नहीं निकालना है, रेडियल लोड निकालना है। रेडियल नोड ऑर्बिटल के अंदर होता है, रेडियल नोड ऑर्बिटल के अंदर होता है, तो रेडियल नोड निकालोगे, रेडियल नोड कैलकुलेट करोगे। अब देखना, इससे क्या पता चलेगा, जितना रेडियल नोड का नंबर होगा उतने बार ग्राफ को एक्स एक्सिस पे टच करना चाहिए। क्यों, क्योंकि रेडियल नोड का मतलब साई इक्वल टू 0, और यदि साई 0 है तो पूरे ग्राफ में बताओ साई की वैल्यू कहां 0 होगी। जरा ये देखो, ये साई है और ये आर है। वाई एक्सिस की वैल्यू एक्स एक्सिस पे कितनी होती है, 0। वाई एक्सिस की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होती है, तो ये साई है। तो साई की वैल्यू 0 कहां है, इसमें कहीं पर भी ढूंढ लो, वहां सब जगह साई की वैल्यू 0 है। तो रेडियल नोड जो होता है वो काउंट करोगे। क्यों, क्योंकि ये ऑर्बिटल के अंदर का नोड है। तो जितना रेडियल नोड हो उतनी बार ग्राफ को एक्स एक्सिस को टच करना है। अब वो टच करके नीचे आ जाए या टच करके ऊपर चला जाए, उससे अपने को ज्यादा लेना देना नहीं है। अपने को बस इतना लेना देना है, उतनी बार ग्राफ को एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। जितने रेडियल नोड हो उतनी बार इसको यहां टच करना पड़ेगा, यहां टच करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो, ये वाला सबसे मेन पॉइंट है, इसी से ग्राफ का आंसर निकालते हैं आप, नहीं हम भी इसी से निकालते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा समझना। क्यों, क्योंकि रेडियल नोड एटम के अंदर पाया जाता है, ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है। तो यदि रेडियल नोड की वैल्यू 2 आई, इसका मतलब 2 कट आने चाहिए एक्स एक्सिस पे, 2 टच आने चाहिए। क्यों, क्योंकि नोड का मतलब हुआ साई की वैल्यू 0, और साई की वैल्यू 0 तो एक ही जगह पे है, एक्स एक्सिस पे। तो उसको, इसका मतलब एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए 2 बार। यदि 2 आई, 1 आई तो 1 बार टच करना चाहिए। अब टच करने के 2 रास्ते हैं, ऊपर से आया नीचे चला गया, ऊपर से आया टच करके ऊपर चला गया। तो हमें इससे ज्यादा लेना देना नहीं है कि तुम ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, हमें बस इस बात से लेना देना है तुमने उतने बार एक्स एक्सिस को टच किया है कि नहीं किया है। तो बस आप यही 3 पॉइंट याद रखो, ग्राफ अपने आप सॉल्व है। एस ऑर्बिटल का ऊपर से आएगा, पीडी का ओरिजिन से चालू होगा,
कितने बार एक्स एक्सिस को टच करेगा? जितने रेडियल नोड होंगे। अब क्वेश्चन पे आए कि मान लो क्वेश्चन आया तो करोगे कैसे? मुझे ध्यान है शायद इसमें एक क्वेश्चन मैंने बच्चों को दे रखा है, क्योंकि आपके में कम आता है तो मैंने शायद एक क्वेश्चन डाला था क्यूएचडी प्राइम में। ये क्यूएचडी प्राइम ही है, क्योंकि मैं तो पीपीटी पे लिखता हूं ना, पीपीटी पे एडिट करना आसान होता है। हाँ, अब पढ़ तो लेने दो, हमें इतना टैलेंट थोड़ी ना है। हाँ, जरा क्वेश्चन पढ़ियो सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू वन नोड? यदि एक नोड है तो एक बार एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। इसमें टच है तो ये गलत है, इसमें दो है तो ये गलत है, इसमें टच है, एक बार टच है, बस आंसर। हाँ, वो मैंने ही तो बनाया, मुझे ध्यान है ना। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए तो अब आंसर कहां लिखे? आंसर पीछे लिख दो, तो वो क्या करता है, फाइल का यहां से कट किया और वहां पेस्ट किया। अब जब आंसर पीछे से देखता है तो पता नहीं वो किसके नीचे उसका आंसर लगा देगा, नंबरिंग चेंज करेगा। तो नंबरिंग चेंज करेगा तो एक बार भी आंसर चेंज हुआ तो फिर से क्वेश्चन की पूरा हमें देखना पड़ता है। क्यों? आंसर तो वो तो देख नहीं पाएगा कि यार आंसर गलत हुए भी है कि नहीं, वो तो तुम्हें सीधा पहुंचा देगा कि बच्चों को दे दो। बच्चे बेचारे परेशान होते रहेंगे, तो उसको क्या होता है, झक मार के हम लोगों को देखना पड़ता है पूरी पीपीटी। अब पूरी फाइल देखनी पड़ी तो हमारा 2 घंटे खराब हो गया। तो उसका सबसे सही तरीका होता है ऐसे कर दो। अब उसमें क्या है, इस क्वेश्चन को दुनिया में चाहे जिस फाइल में डाल दो जाके, इसका आंसर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर लगा है। जब सारी फाइल वो सेट कर देगा कि अब इसमें कोई करेक्शन नहीं करना, सब सही है, तब वो इसको हटाता जाएगा, आंसर की बना देगा इसके नीचे, और वो पीपीटी, वो फाइल आपके पास पहुंच जाएगी। तो मैंने ये क्यूएचडी प्राइम का ही क्वेश्चन है, ये मैं क्यूएचडी प्राइम ले आया था। अब मैंने उसको ये भेज दिया, अब वो इसको टाइप करेगा, सब करेगा, आंसर ऐसे ही लगे रहेंगे, वो भी उस फाइल में भी ऐसे ही लगा देगा। अब वो फाइल चाहे जिसके पास जाए, कुछ भी हो, आंसर की चेंज नहीं हो रही। जब सारा प्रूफ रीड हो जाएगा कि नहीं अब ये फाइनल है, अब वो आंसर की बना देगा, इसका ये हटा देगा, तो वो बन गई, वही आपके पास आ गई है। और इन सब में टाइम लगता है, इसीलिए आप लोग देखते हो मिलती नहीं है टाइम। अच्छा, अब ये देखो, अब कुछ क्वेश्चन कराते हैं। आप लोग कह रहे थे ना, विच टू ऑर्बिटल आर लोकेटेड अलोंग द एक्सिस नॉट बिटवीन द एक्सिस? तो यार देखो, डी एक्स वाई ये क्या है, बिटवीन द एक्सिस है, ये अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस। देखो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे बनता है, और डी जेड स्क्वायर ए पी जेड ऐसे बनता है। ये दोनों ही अलोंग द एक्सिस है। ये देखो, ये पी जेड है, अलोंग द एक्सिस है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलोंग द एक्सिस है। डी एक्स वाई बिटवीन द एक्सिस है, ऐसे होता है, डी एक्स वाई डी एक्स वाई डी एक्स वाई। बात समझ पा रहे हो? आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर बताओ। अरे पढ़ तो लेने, अच्छा है यार, अब तो तुम लोग बता दोगे, मैं दूसरी से खोलता हूँ पीपीटी, तुम लोग मजे लोगे, पढ़ाने पढ़ाने नहीं, क्वेश्चन नहीं करोगे, फिर कोई दूसरी खोलते। आंसर है तो तुम लोग बता दे तो वही आंसर, करते हो नहीं। पक्का? वही मैं चाह रहा हूं कि 10 15 20 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा दूं। इसको करो, एन ऑर्बिटल विद एल। अभी रुक जाओ,
आप चालू करो, आप करते हैं। आ, चलो फिर, आप लोग को और पीपीटी है मेरे पास, कोई ना कोई होगी। रुक जाइए, आज उसने पीपीटी लगाई है ये और ये। हाँ, बस 5 मिनट। तो तुम लोग कराने कहाँ देते हो, आंसर बता देते हो। ये ये तो बड़ी ये तो बड़ी टफ पीपीटी है, ये तो मेरे से सॉल्व ही नहीं होगी। ये तुम ही से सॉल्व होगी। हाँ, तुम ही लोग कर पाओगे, मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। एंगुलर का फार्मूला बता दूंगा। कर लोगे तुम लोग? ये लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलिए, अच्छा, आप लोग परेशान ना हो। आप लोग एक काम करिएगा, क्यूएचडी प्राइम आपके पास है, आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। एक मैं टेलीग्राम बनवा दूंगा जिसमें सिर्फ बच्चे डाउट पूछ सकते होंगे, ठीक है। हाँ, मतलब आप ही लोगों के पास आएगा वो, ठीक है। तो कोई बच्चे से बोल दूंगा, वो बना देगा, तब मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा। व्हाट्सएप पे शायद वो नहीं जाती है पिक्चर इक्चर। अच्छा, अब नया आया क्या है? हाँ, 5,000 मतलब? अच्छा, 5,000 स्टूडेंट तक, मतलब वो आप अपने डाउट पूछ पाओगे उसमें, ग्रुप में? अच्छा, नया आया, ठीक है। तो मैं आपको पूरे दिन में सिर्फ एक बार बताऊंगा, शाम को, मगर सारे बता दूंगा एक साथ बैठ के, जितने भी आप लोगों ने डाले होंगे। हाँ, नहीं, मैं वीडियो साथ साथ में अपना वीडियो मैसेज भी डालूंगा आपको लिए, तब पता चलेगा। हाँ, अच्छा, एंगुलर नोड की वैल्यू एल है। अब डी के लिए एल कितना होता है? 2। तो बस 2 हो गया। डी यहाँ है ना, डी यहाँ लिखा है, तो डी के लिए 2। तो हाँ हाँ हाँ, बस वही है। तो यहाँ दिखा था 4D के लिए, तो 4D में डी क्या है? 2, है ना? ठीक है। अच्छा देखो, हाँ, दो चार चीजें यदि जो रह जाएं, यदि कुछ ऐसा हो, वैसे तो मैंने सारा हर चैप्टर में कराया है। हाँ, 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 वो आता नहीं है आपके में। नहीं, साई की इक्वेशन नहीं आती है एल एन के फॉर्म में। सब लोग ध्यान दे। अरे भाई, कुछ बोलने दो मुझे भी। हाँ, 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 वो करा दूंगा। हाँ, आप लोगों का एक एक पार्टी हो गई है कि पीपीटी मिल गई, डीपीपी मिल गई है। अब दूसरी, अरे अच्छा, अब दूसरी, अभी आप लोगों के लिए समोसे आ रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में सॉस भी आ रहा है, 2 समोसे 1 सॉस का पैकेट, ठीक है। तो और 1 सेकंड में आएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही मंगवा लिए थे, क्योंकि मैंने जो इतना देखा बवाल, तो उससे मुझे ये पता चला। हाँ, हाँ, यही रहेंगे।
कितने लोगों को नहीं मिला है असाइनमेंट? जल्दी से हाथ उठाओ। अच्छा, तो आप लोगों को मिल जाएंगे। यदि अभी ना मिले तो नीचे ले लेना, मैं और छपवा देता हूँ। राघवन जी, हेलो। हाँ, कम से कम 25 से 30 कॉपी और करा लो। 25-30 उसकी, 25-30 उसकी, 30-30 करा लो। आप करा लेना, कल दे देना इन बच्चों को, ठीक है? मैं इनको बोल दे रहा हूँ कि वो आपसे ले लेंगे। संडे को, मगर वो बच्चे आएंगे कैसे संडे को? हाँ ठीक है, मगर मंडे क्यों कर रहे हो? आज तो फ्राइडे ही है। अच्छा, तो 25-30-60 हो गई। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, उसने चार्जेस क्या लगाए हैं? बिल तो मेरे पास एक आया है फोटो स्टेट का। हाँ, वो शायद क्या नाम है उनका, वो दे गए हैं कुछ। जो पीपीटी लगाते हैं, अविनाश जी। पता नहीं, आपने तो 40 बताए थे। अच्छा, दोनों साइड का मिला कैसे? अच्छा हाँ, आप देख लीजिएगा, सही हो तो मुझे बताना, फिर मैं कर दूंगा। आ, मैं आप वाले क्यूआर कोड में करूंगा, है ना? आप देख लो सही है कि नहीं, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, करता हूँ। हाँ बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठो। हाँ, आ रहा हूँ, बस एक फोटो भेज दो। अच्छा, और ये प्रिंटिंग का वो नहीं है बिल, ये शायद समोसे का बिल है। प्रिंट, हाँ, बैठ जाओ जल्दी जल्दी बच्चों, सब लोग। हाँ, समोसे खाओ तब तक। हाँ, ठीक है। हाँ, बैच। डाउट बता, अभी बता देता हूँ तुम्हें। पूछो। हाँ, तुम्हारा कर देता हूँ। कर खिंचवाएंगे खिंचवाएंगे। थोड़ी 2-3 लाइन लिख देना। राम राहुल, ठीक है। राम राहुल। पहले समोसे ले लो, नहीं तो कम पड़ गए तो फिर मंगवा देता हूँ भी।
चलो ठीक है, समोसे ले लो पहले, नहीं तो फिर निकल जाएगा, वो भाग जाएगा। हाँ हाँ बेटा, ओके बच्चे। ठीक है, पढ़ाई भी करना मगर तुम सब लोग, ठीक है। हाँ, कहाँ करा देंगे यार, कहीं भी करा देंगे। हाँ, ये 1-2 दिन में भेज दूंगा। ठीक है, अब पेन थोड़ी देर बाद लेना, ठीक है। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, रुक जाओ अब। अच्छा, डेट बताओ। मेरे लिए तो डेली है। माइक दे दूं, फिर मैं अब बोल नहीं पाऊंगा किसी बच्चे को। अच्छा ठीक है, अच्छा वाला तो अच्छा वाला बजा भाई, अच्छा वाला बजा लोग में भाई, तुम होता है ना, तुम गाना भूल गया भाई, बढ़िया वाला बजाओ हेलो, बढ़िया वाला बजाओ, ये नहीं है भाई। अरे भाई क्या ले लिया सर दिए हैं गाना गाने के लिए।